महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरिकुमार, श्री संजीव सिंघल सीएमडी मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, वाइस एडमिरल डीके त्रिपाठी सी इन सी वेस्टर्न नेवल कमांड, वाइस एडमिरल किरण देशमुख कंट्रोलर ऑफ वारशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन, कमांडिंग ऑफिसर आईएनएस इंफाल कैप्टन के चौधरी, भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के अन्य सारे सीनियर ऑफिशियल्स, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, मीडिया के मित्रगण, देवियों व सज्जनों, आज आईएनएस इंफाल की कमीशनिंग के शुभ अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है। आईएनएस इंफाल का भारतीय नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का यह जीता जागता प्रमाण है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति एमडीएल एवं नेवी की कमिटमेंट और इसके निर्माण में शामिल सभी स्टेक होल्डर्स की कठिन मेहनत, लगन और समर्पण को भी दर्शाता है। आईएनएस इंफाल की कमीशनिंग भारत की नौसैनिक शक्ति को और मजबूती प्रदान करेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, आईएनएस इंफाल की विशेषताओं पर यदि हम गौर करें तो हम पाएंगे कि इसका खुद का नाम इंफाल के नाम पर रखा गया है, जो नॉर्थ ईस्ट की ग्लोरी को प्रदर्शित करता है। इसका सैंक्शन दिल्ली में हुआ, जो उत्तर भारत में है। जिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आईएनएस इंफाल आता है, उस 15B प्रोजेक्ट में देश के 4 बड़े शहर यानी विशाखापट्टनम, मुर्मुगांव, इंफाल और सूरत के नाम आते हैं। आईएनएस इंफाल खुद विशाखापट्टनम क्लास के अंतर्गत आता है, जो दक्षिण भारत को रिप्रेजेंट करता है। इसे बनाया गया है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा, जो मुंबई यानी पश्चिमी भारत में है। तो यह कहा जा सकता है कि उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम, हर जगह का प्रताप आईएनएस इंफाल में शामिल है, जो भारत की एकता और अखंडता को दर्शाता है। साथियों, मेरी दृष्टि से आईएनएस इंफाल की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है उसका पूरी तरह से भारत में ही कंसेप्चुअलाइज्ड, डिजाइन और कंस्ट्रक्टेड होना। आप जब आईएनएस इंफाल के डिफरेंट पार्ट्स पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि आईएनएस इंफाल पर ब्रह्मोस एयर स्पेस ने ब्रह्मोस मिसाइल इंस्टॉल किया है। इस पर टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर्स को एलएनटी ने इंस्टॉल किया है। रैपिड गन माउंट को भेल ने इंस्टॉल किया है। मीडियम रेंज मिसाइल्स को बीएल ने इंस्टॉल किया है। और इसके अलावा कई सारे स्टार्टअप्स भी इसके निर्माण में शामिल हैं। साथियों, एमएसएमई से भी इनपुट्स इसमें हासिल हुए हैं। मेरे कहने का आशय है कि भारत के अलग अलग शक्तियों के सामूहिक प्रयास से आईएनएस इंफाल का निर्माण हुआ है। यह देखकर मुझे याद आता है कि हमारे यहाँ तो परंपरा ही है अलग अलग शक्तियों के समुच्चय से, यानी कॉन्ग्लोमरेशन से एक महाशक्ति के निर्माण की। आप सब अवगत होंगे कि जब देवासुर संग्राम हुआ था, तब एक समय ऐसा भी आया कि देवतागण पराजय की कगार पर पहुंच गए, क्योंकि उन सबके पास अलग अलग शक्तियां थीं और वह सब अपनी शक्तियों का प्रयोग अलग अलग कर रहे थे। वरुण देवता में जल शक्ति थी, पवन देवता में वायु की शक्ति थी, अग्नि देवता में अग्नि की शक्ति थी, देवताओं के राजा इंद्र के पास उनका वज्र था। लेकिन यह सारी शक्तियां अलग अलग रहकर असुरों पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रही थीं। तब इन सब ने निर्णय लिया कि यह सब अपनी शक्तियों के समुच्चय यानी कांग्लोमरेशन से महाशक्ति का निर्माण करेंगे। और उस महाशक्ति के रूप में मां जगदम्बा का अवतार हुआ, जिन्होंने दानवों का वध किया। साथियों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम सब अलग अलग रहकर अपनी शक्तियों का उपयोग करते रहे तो हम शायद उस तरह की सफलता हासिल न कर सकें जिस प्रकार की सफलता हम चाहते हैं। इसलिए हम सबको मिलकर एक साथ अपनी शक्तियों का प्रयोग करना होगा। इसी बात को हम ज्वाइंटनेस, इंटीग्रेशन या होल ऑफ द नेशन अप्रोच के रूप में देख सकते हैं। आज जिस प्रकार से आईएनएस इंफाल में इतने सारे तत्वों ने मिलकर
इसे एक मूर्त रूप दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि साक्षात मां जगदम्बा का प्राकट्य हुआ है। इसलिए इस देश का कोई भी वर्ग हो, किसान से लेकर मजदूर तक, डॉक्टर से लेकर इंजीनियर तक, साइंटिस्ट टेक्नीशियन से लेकर वैरियस तक, सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा ताकि हमारा देश महाशक्ति बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो सके। साथियों, अभी कुछ दिनों पहले सिंधुदुर्ग में जब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मैं नेवी के साथियों से मिला था, उस समय हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ जी शिंदे भी मौजूद थे। तो मैंने वहां पर भी एक बात कही थी, एक लंबे समय तक वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर लैंड बेस्ड थ्रेट्स को ही तवज्जो दी जाती रही है, जिस कारण आर्मी और एयरफोर्स पर तो ध्यान दिया जाता था, किंतु नेवी पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था जितना दिया जाना चाहिए था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके विजन ने नेवी के महत्व को रेखांकित किया और आज नेवी पर उतना ही ध्यान दिया जा रहा है जितना कि भारत की अन्य आर्म्ड फोर्सेस पर। साथियों, इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए मैं आपसे एक बात और करना चाहूंगा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल ट्रेड की दृष्टि से देखा जाए तो भारत एक आइलैंड कंट्री है। अब आपके मन में निश्चित रूप से यह प्रश्न उठ सकता है कि भारत आइलैंड कंट्री कैसे हो गया। आप सब ज्योग्राफी के बारे में अच्छी तरह जानते हैं और ज्योग्राफी मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक तो फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत पहाड़, पठार, नदियां इत्यादि आते हैं तथा ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर मनुष्य का समाज और उसकी राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था आती है। फिजिकल ज्योग्राफी के अनुसार यदि आप देखें तो भारत के उत्तर में उसके लैंड बॉर्डर्स हैं तो दक्षिण में समुद्र है। लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी के अनुसार यदि देखा जाए और उसमें भी यदि आप अपना ध्यान हम इंटरनेशनल ट्रेड की ओर केंद्रित करें तो हम पाएंगे कि भारत और दुनिया के बीच जो गुड्स का ट्रेड होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा लैंड बॉर्डर्स की ओर से नहीं बल्कि समुद्र से होकर गुजरता है। तो साथियों, यदि आप ह्यूमन ज्योग्राफी के इंटरनेशनल गुड्स ट्रेड के पर्सपेक्टिव में देखें तो उत्तर में हिमालय के कारण और वेस्ट में पाकिस्तान के शत्रुतापूर्ण व्यवहार के कारण वहां से हमारा ट्रेड ज्यादा नहीं हो पाता। हमारा ज्यादातर गुड्स ट्रेड समुद्र से होकर आता है। इसलिए ह्यूमन ज्योग्राफी के इंटरनेशनल गुड्स ट्रेड पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर यदि हम चलें तो भारत हमें एक आइलैंड के रूप में दिखाई देता है। अब चूंकि हम ट्रेड पर्सपेक्टिव से आइलैंड कंट्री हैं और हमारे नेशनल इंटरेस्ट में हमारे ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है हम अपनी स्ट्रांग नेवल कैपेबिलिटी को डेवलप करें। साथियों, हम सब जानते हैं युद्ध जो होता है बस सामान्यतः दो सेनाओं के बीच होता है। एक सेना विजय हासिल करती है और दूसरी सेना को पराजय का सामना करना पड़ता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि युद्ध सिर्फ सेनाओं के बीच में नहीं होता है बल्कि युद्ध दो राष्ट्रों के बीच में होता है और किसी भी राष्ट्र में रहने वाले किसान, मजदूर, इंजीनियर, टेक्नीशियन, डॉक्टर आज भी उस युद्ध में बराबर के भागीदार होते हैं। यदि किसी किसान के पैदा किए अन्न को खाकर फौजी, हमारा बहादुर फौजी यदि युद्ध लड़ने जा रहे हैं और जंग जीत रहे हैं तो यह जीत देश के किसानों की भी जीत होती है। यदि कोई मजदूर लोहा या स्टील ढाल रहा है, उस लोहे या स्टील से आगे चलकर वह कोई हथियार बन रहा है जिससे सैनिक विजय हासिल कर रहा है, तो यह विजय हमारे मजदूर भाई की भी होती है। इसलिए मैं देश के सभी किसानों, मजदूरों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों से यह कहना कहूंगा कि आप सभी सम्मिलित रूप से भारत की सुरक्षा एवं प्रगति के वाहक हैं। इसलिए आप जब भी अपना काम कर रहे होते हैं तो उसे केवल काम निपटाने के तौर पर ही न करें। आप अपने कर्म को राष्ट्र और समाज की बेहतरी को सामने रखकर करें, यह मेरा विनम्र निवेदन है। मुझे इस संबंध में एक घटना का स्मरण आता है जिसका जिक्र मैं आप सबके सामने यहां पर करना चाहूंगा। यह कहानी है 3 मजदूरों की जो किसी जगह पत्थर तोड़ रहे थे। एक राहगीर
उन मजदूरों को बगल से गुजर रहा था। राहगीर ने मजदूरों से बारी बारी पूछा कि वो क्या कर रहे हैं। पहले मजदूर ने कहा कि वह पत्थर तोड़ रहा है। दूसरे मजदूर ने कहा कि वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काम कर रहा है। तीसरे मजदूर ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया और उसने कहा कि वह पत्थर को एक आकृति दे रहा है जिससे वह एक विराट और सुंदर मंदिर के निर्माण में अपना एक योगदान दे रहा है। अब साथियों, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि तीनों मजदूर एक ही काम कर रहे थे, पत्थर तोड़ने का, लेकिन उनका नजरिया कितना अलग अलग था। इसी प्रकार जब हमारे किसान, मजदूर, वैज्ञानिक, इंजीनियर काम कर रहे होते हैं तो यह बात निकलकर सामने आती है कि आप काम तो अपना अपना ही कर रहे होते हैं, पर आपका नजरिया क्या होता है, आपकी भावना क्या होती है, यह डिसाइड करता है कि आपके राष्ट्र का भविष्य कैसा होगा। यहां हम सब अपने साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, लेबरर्स की नेशनल स्पिरिट से अच्छी तरह वाकिफ हैं। यह सभी लोग जो पर्दे के पीछे रहकर हमारी सेनाओं की मजबूती के लिए प्रयासरत हैं, यह लोग इस तरह से हमारे सैनिकों के समान ही हैं। इसलिए मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि आईएनएस इम्फाल की नौसेना में कमीशनिंग पर एमडीएल के सभी इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं वह सभी बधाई के पात्र हैं। तहे दिल में उनको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आईएनएस इम्फाल भारत की बढ़ती समुद्री ताकत को दिखाता है और मुझे पूरा विश्वास है कि इंडो पैसिफिक रीजन में आईएनएस इम्फाल जल में व यश्य बल में व तस्य, यानी जिसका जल उसका बल कि हमारे सिद्धांत को और मजबूती प्रदान करेगा। बहनों भाइयों, अंत में अपनी बात समाप्त करने से एक और बात कहना चाहता हूं। आजकल समुद्र में हलचल कुछ ज्यादा बढ़ गई है। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने कुछ ताकतों को ईर्ष्या और द्वेष से भर दिया है। अरब सागर में हाल में हुए यमवी चैंप प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ पहले लाल सागर में यमवी साईं बाबा पर हुए हमले को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। साथियों, भारत पूरे इंडियन ओशन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका में है। हम सुनिश्चित करेंगे कि इस इलाके में होने वाले समुद्री व्यापार सागर से उठकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचे। इसके लिए हम मित्र देशों के साथ मिलकर सी लेन्स को मैरीटाइम कॉमर्स के लिए सेफ और सिक्योर बनाए रखेंगे। कॉमर्स के लिए सेफ और सिक्योर जिस हद तक बना सकते हैं हम बनाएंगे। हम अपने लहरों के पहरेदारों को, हम अपने लहरों के पहरेदारों की काबिलियत और ताकत पर पूरा भरोसा करते हैं और हमें पूरा विश्वास है। मैं आप सभी को एक बार फिर से तहे दिल हार्दिक बधाई देता हूं और इस उम्मीद के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि हम सब इसी प्रकार से राष्ट्र निर्माण में एक साथ मिलकर कार्य करते रहेंगे। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ जी शिंदे को, जिन्होंने सारी व्यस्तताओं के बावजूद यह फैसला किया कि चूंकि हमारी यह सेना से संबंधित जवानों का यह फंक्शन है और हमारे देश की एक वारशिप की लॉन्चिंग आज है, इसलिए उन्होंने पूरा समय निकालकर इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने की उन्होंने कोशिश की है। इसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मैं पुनः हार्दिक बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको धन्यवाद। एक बार सभी बोलिए जय हिंद।